हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टरी। और आज हम लोग आए हैं रियल नंबर यानी चैप्टर 1 के पार्ट 2 में। सो आई होप कि आप लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा और बहुत सारी चीजें उस पर कवर करी गई थी, उसको आप सीखे भी होंगे। एंड अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट उसको देख लो। अगर पेड बैच में अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हो तो ऑलरेडी आपको लिस्ट के साथ वो चीजें अटैच कर दी गई होंगी। नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 क्लियर कर लीजिए। पार्ट 1 क्लियर करेंगे तो आपके पार्ट 2 बहुत ही आसान लगेगा और आसानी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या किया था, एक क्विक रिकैप दे देता हूं कि हम लोगों ने कंपोजिट नंबर और पढ़ा था, हम लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में समझा था, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझा था, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बात करी थी और हम लोगों ने किए थे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किस पे, एचसीएफ और एलसीएम पे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम पे क्वेश्चंस किए थे बट वो सारे क्वेश्चंस थे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड नहीं था। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम करने वाले हैं। इसके पहले 13 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड थे कि अगर आपको एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, आसानी से निकालना आप सीख गए थे। एक छोटा सा हिंट जो आप ऑलरेडी जानते हो कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि जो कॉमन फैक्टर है उनकी लीस्ट पावर काउंट करी थी, और एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों ने क्या था कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर को हम लोगों ने कंसीडर किया था। इस वे से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखे थे विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आपको कोई भी टेंशन है, डाउट नहीं है। अगर अगेन डाउट है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है ना, बस एक बार रीच आउट तो करो, एक बार पहुंचो तो। ठीक है ना, एवरीथिंग विल क्लियर आउट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बस एक ही बात है, एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक बार मेरे भाई क्वेश्चन समझ लिया आपने, एक बार अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो गारंटी लिख लो वो क्वेश्चन होने ही होने हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व होने ही होने हैं। और क्वेश्चन समझना कैसे है, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा सा कामनेस होना चाहिए और थोड़ा सा आहिस्ते 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 क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। ठीक है ना, अब आहिस्ते का मतलब नहीं कि देयर इज अ सर्कुलर, नहीं ऐसा नहीं, एक एक सेंटेंस को एक एक बार पढ़ते और समझना चलता है। ठीक है ना, पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके अराउंड, सराउंड में क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ ये कहानी है। ठीक है ना, सर्कुलर पाथ कह रहा है प्रिया टेक्स 18 मिनट टू वन एंड ऑफ द फील्ड। ठीक है ना, कह रही प्रिया है ना, वो 18 मिनट ले रही है इसको एक एक कंप्लीट करने, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्या ले रही है, 18 मिनट ले रही है। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक है प्रिया। ठीक है ना, इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में कितना मिनट ले रही है प्रिया, 18 मिनट का टाइम ले रही है। ठीक है, ये बात समझ गए हम यहाँ पे। कह रहा है वाइल रवीज टेक 12 मिनट फॉर द सेम। अरे बाप रे बाप, कोई प्रिया से तेज इंसान है भैया, कोई प्रिया से तेज है। और वो कौन सा तेज इंसान है, वो कह रहा है कि हमारे पास एक रवीश है। क्या है यहाँ पे, एक रवीश है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक रवीश है। ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं, 12 मिनट में ही काम कर ले रहे हैं। ठीक है ना, यानी प्रिया ने इस सर्कुलर को, एक जो सर्कुलर पाथ है, इसका एक चक्कर लगाई और वो किस चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको 18 मिनट लगता है। और कह रहा है रवि से उसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। रवि थोड़ा फास्ट है, जल्दी करता है। ठीक है ना, कह रहा सपोज दैट, सपोज करो कि दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। यानी कह रहा है कि दोनों सेम पॉइंट यानी कि एक जगह से स्टार्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम, एक टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो। यानी सपोज करो यही वो पॉइंट है, इसी वो पॉइंट से दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं एंड इनटू द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो इस डायरेक्शन में उन्होंने चलना स्टार्ट किया। ठीक है ना, यानी एक पॉइंट एक समय पे और एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए हैं। कह रहा आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा इसी पॉइंट पे किस मिनट के बाद ये फिर से मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि भैया एक सर्कुलर पाथ है, उस पाथ पे एक प्रिया है जो उसको कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है, एक रवि से जिसको कंप्लीट में कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो कह ये रहा है कि ये मान लो कि दोनों एक पॉइंट पे यानी एक ही जगह से एक टाइम से स्टार्ट किया उन्होंने चलना। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा कौन सा टाइम आएगा, तो कौन सा टाइम आएगा जो दोनों फिर से उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे।
अब देखो क्वेश्चन समझने का ट्राई करो कि प्रिया यहाँ से चलना स्टार्ट करी 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 और ये इसको लगाया कितना 18 मिनट इसने, ठीक है ना, 18 मिनट लगा दिया। अब हमारे पास रवि से, रवि चलना स्टार्ट किया 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 उसने 12 मिनट में कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। फिर से प्रिया एक और बार 18 मिनट लेगी, फिर से एक और बार मतलब ये 12 मिनट लगेगा, 30 मिनट, यानी इस तरीके से चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो किसी एक टाइम पे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 18 में चला, फिर हो सकता है अगले 18 यानी कि 36 में कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। फिर एक और 18 यानी कि पहले इस तरीके समझो कि क्या हुआ कि प्रिया है, अगर मैं इसको मैं यहाँ से सॉल्व करने का ट्राई करूं, ठीक है ना, जस्ट समझाने का ट्राई करूं, तो मान लो प्रिया है, फर्स्ट राउंड उसने मान लो उसने कंप्लीट किया उसने 18 में, अगला राउंड किसमें कंप्लीट करेगा वो 18 प्लस 18 होगा कि नहीं होगा, 18 प्लस 18 होगा कि नहीं होगा। अब 18 प्लस 18 को अगर ऐड कर दोगे तो ये होगा कितना 36, यानी कि पहले 18 मिनट में चलेगा, फिर 36 मिनट में चलेगा, फिर एक और कोई टाइम होना चाहिए, यानी कि 36 में 18 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है ना। बिल्कुल बात जाहिर सी बात है, तो 54 में और 18 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 72। यानी अरे ये बात समझ में कि इस तरीके से 18 के टाइम में प्रिया जो है उस राउंड को कंप्लीट करते जा रही है। एक बार 18 में किया, फिर एक बार 36 में किया, फिर 54 में किया, फिर 72 में किया, ठीक है। इस तरीके से वो कंप्लीट करते जा रहा है, टोटल टाइम हम लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा रवीश की बात करूं तो रवीश ने क्या किया, पहले 12 में किया, फिर 12 प्लस 12 किया यानी 24 में किया, फिर 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 36 में किया, फिर 12 प्लस 12 प्लस प्लस 12 यानी कि कितना 48 में किया, फिर 12 12 12 12 यानी कितना क्या 60 में किया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है ये दोनों, ये प्रिया और ये रवीश, वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जो दोनों फिर से कंप्लीट कर लेंगे भाई। तो दिख क्या रहा है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन क्या 18 कॉमन है, नहीं 36 कॉमन है, हाँ ये 36 और ये 36 कॉमन है, ये लोएस्ट है, कॉमन है और लोवेस्ट है, यानी हमें क्या निकालना होता है, जस्ट एलसीएम निकालना होता है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम होगा क्या 36 मिनट। यानी बात साफ है, बात क्लियर है कि 36 मिनट में ये दोबारा मिल जाएंगे। आई थिंक एक बात समझ आ गई होगी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि भाई ऐसा सिचुएशन है कि एक ने इतना टाइम लगाया, दूसरे ने इतना टाइम लगाया, तो कितने टाइम बाद दोनों फिर से मिल जाएंगे, ठीक है ना, कितने टाइम बाद दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो अगेन सेम बात है, कैसे पहुंचना है, मल्टीपल से चलते चले जाना है, ठीक है। ये समझना है आपको कि दोनों मतलब क्वेश्चंस पढ़ के ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ये तो समझना है, साथ में कुछ ट्रिक्स को भी ध्यान देना है। ट्रिक्स बहुत सिंपल से ट्रिक्स होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चंस पढ़ के चीज समझ आ जाती है कि भाई करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप देखो कि जो वैल्यूज दी गई हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 12 वैल्यू दिया गया है और क्या दिया गया है हमारे पास 18 वैल्यू दिया गया है, ये दोनों वैल्यू दिए गए हैं, इन दोनों को पढ़ के समझना पड़ेगा कि भाई साहब जो आंसर आएगा वो कैसा आ सकता है। वो आंसर क्या 18 और 12 से छोटा होगा या वो आंसर 18 या 12 से बड़ा होगा, क्या होगा भाई, ये सोचना पड़ेगा। ये सोचोगे, ये कॉमन सेंस है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा कि भाई ये 18 है ये 12 है, कि एक 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में कर रहा है, तो क्या दोनों फिर से मिल सकते हैं 12 से कम टाइम में 10 मिनट में मिल सकते हैं? नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है। क्या 8 मिनट में मिल सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्या 6 मिनट में मिल सकते हैं? यानी क्या 12 मिनट में मिल सकते हैं? क्या 14 मिनट में मिल सकते हैं? यानी 18, मतलब कि कहने का मतलब सीधी सी बात है कि 18 मिनट में तो कंप्लीट हो रहा है, तो क्या 18 से पहले मिनट में मिल सकते हैं? कभी पॉसिबल ही नहीं है ना यार। 18 से पहले पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो साफ बात है कि 18 और 12 से आंसर बड़ा आएगा। 18 और 12 से जो भी आंसर आएगा इन दोनों नंबर से क्या आएगा, बड़ा आएगा। और जहां लगे कि दोनों नंबर से बड़ा आने वाला है वहां पे भैया आंख बंद करना है, सॉरी आंख खोल लेना है और लगाना है क्या, एलसीएम, यानी क्या हो, क्या लगाना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लगाना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन हम समझ जाएंगे कि भाई क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा इसका जो आंसर है छोटा है क्या बड़ा। ये देखो ये ट्रिक है, ये सिर्फ ट्रिक की बात हो रही है, ये कहीं मत समझ लीजिएगा कि ये रूल है ना, ये क्या है, सिर्फ एक ट्रिक है। रूल क्या है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने के बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट। 3 अलार्म क्लॉक है, ठीक है, 3 अलार्म क्लॉक लगे हुए हैं। मान लो कि हमारे पास एक अलार्म क्लॉक ए हो गया, एक क्या हो गया बी हो गया, एक क्या हो गया सी हो गया। ये तीनों तीनों रेगुलर इंटरवल पे चलते हैं। एक कितना लेता है क्या 20 मिनट, दूसरा कितना लेता है 25 मिनट और तीसरा कितना लगता है हमारे पास 30 मिनट,
ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म रेगुलरली, रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ, हर एक इंटरवल ऑफ 20 मिनट पे उसका अलार्म लगता है, 25 मिनट पे लगता है और 30 मिनट पे लगता है, बारी बारी से, ठीक है ना। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, यानी कि सब ने, अगर मैं यहाँ पे एक सीधा वॉच बना दूं और मैं कह दूं 12, तो सबसे पहले इस 12 पे, यानी इस 12 पॉइंट मान लो पहले बीप की हूं, तो कह रहा है एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन, या वो कौन सा ऐसा टाइम है जिसपे तीनों फिर से बीप कर जाएंगे, ठीक है ना। क्या 12 नून पे तीनों एक साथ टुगेदर, कह रहा है कि बीप टुगेदर, एक साथ बीप किए हैं, कब 12 पे, कब 12 नून पे, तो कौन सा ऐसा टाइम होगा जो फिर से तीनों फिर से क्या हो जाएंगे, एक साथ बीप कर देंगे। यानी फिर से क्वेश्चन समझो, कह रहा 3 अलार्म क्लॉक है, एक क्या है हमारे पास ए, एक क्या है हमारे पास बी, एक क्या है हमारे पास सी, एक 20 मिनट के रेगुलर इंटरवल पे बिल हो रहा है, यानी कि 20 मिनट हुआ बिल किया, फिर 20 मिनट हुआ बिल किया, फिर 20 मिनट हुआ बिल किया, फिर 20 मिनट हुआ बिल किया, यानी हर 20 मिनट बिल करेगा, यानी कि 12 से 20 मिनट देखा हमने तो बिल किया, फिर 20 मिनट देखा तो बिल किया, फिर 20 मिनट देखा तो बिल किया, हर 20 मिनट वो बिल हो रहा है, ठीक है। अरे स्कूल में पीरियड्स होते हैं, भाई पीरियड्स कितने होते हैं, 40 मिनट होता है, हर 40 मिनट पे एक बिल लगेगी, ठीक है ना। मतलब पीरियड 35 मिनट का 35 मिनट बिल लगेगी, सेम तरीके से 20 मिनट है, 20 मिनट को बिल लग रही है, ठीक है ना। आई बात समझ में। फिर कह रहा है 20 ए जो बिल है, 20 मिनट पे लग रही है, फिर कह रहा है सेम तरीके से, इसी तरीके से एक बी बिल है जो 25 मिनट पे लग रही है, ठीक है ना। यानी कि एक 20 मिनट पे लगा, अगला क्या लगा 25 मिनट पे लगा, यानी दोनों बीच में गैप क्या 5 मिनट का हो गया। एक और क्या 30 मिनट पे लग रहा है, यानी दोनों के बीच में कितना हो गया 10 मिनट का गैप हो गया। तो गैप से कोई खास मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बेल बचा 20 मिनट पे, तो उसके जस्ट 5 मिनट बाद दूसरा बेल बजा, ठीक है ना। तो कह रहा ऐसा क्या टाइम आएगा कि तीनों एक साथ फिर से बच जाएंगे, ठीक है, तीनों एक साथ फिर से बच जाएंगे। फिर से वही मल्टीपल चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो पिछला क्वेश्चन हमने सिर्फ मल्टीपल पे लगा दिया था, इसका मैं एलसीएम भी निकाल सकता हूं। पर समझाने के लिए बता दूं कि सपोज करो कि मेरे पास क्या है 20 मिनट है, ठीक है। अब करो 20 मिनट पे एक बार बजा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं, सपोज करो कि हमारे पास क्या है बेल नंबर ए, हमने कहा बेल पहले कितने बजा 20 पे, ठीक है। फिर दोबारा कितने बजेगा 20 और ऐड कर देंगे 40 पे, हाँ ना। फिर कह रहा फिर कितने बचा, तो चलो 20 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 पे। फिर कितने बचा, चल 80 पे। फिर कितने पे 100, फिर कितने पे 120, फिर कितने पे 140, फिर कितने पे 160, फिर कितने पे 180, फिर कितने पे 200, फिर कितने पे 220, फिर कितने पे 240, फिर कितने पे, आई डोंट थिंक सो को दिख रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 180, फिर कितने पे 200, फिर कितने पे 220, फिर कितने पे 240, फिर कितने पे 260, फिर कितने पे 280, फिर कितने पे 300, इस तरीके से डॉट 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 डलता चला जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने कहा बी, भैया बी का क्या कहानी है, तो 25, फिर कितना 50, फिर कितना 75, फिर कितना 100, फिर कितना 125, 150, then 175, then 200, then 225, then 250, then 275, then 300, ऐसे ऐसे करके ये बसता चला जाएगा। फिर हमने कहा 30, यानी कि यहाँ पे सी वाला, अब सी किस पे आएगा 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, इस तरीके से चला जाएगा। यानी क्या हुआ, तीनों का हमने ये बिल लगा, जस्ट समझाने के लगा रहा हूँ कि भाई जो हमारा ए है 20 पे लगा, फिर 40 पे लगा, फिर 60 पे लगा, फिर 80 पे लगा, फिर 100 पे लगा, ऐसा लगता चला जाएगा, ठीक है ना। सेम तरीके से मिनट की बात हो रही है, बी कह रहा है 25 पे लगा, 50 पे लगा, 70 पे लगा, ऐसा लगता चला जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर क्या हमारे पास है, वो नंबर है हमारे पास ये 300, ये हमारा 300 है, यही तीनों में कॉमन मिल रहा है, और सबसे पहला यानी लीस्ट वैल्यू है ये। क्या और भी कोई नंबर है जो कॉमन है, छोटा है इससे, देखो 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नहीं कोई वैल्यू तो नहीं दिख रहा है जो तीनों में कॉमन। अरे सर 200 तो है, देखो ना 200 यहाँ पे भी है, 200 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे 200 नहीं है,
आई बात समझ में? तो सिर्फ 300 वो ऐसा नंबर दिखा मुझे, 300 वो ऐसा नंबर दिखा जो तीनों में कॉमन है। तो क्या ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? नहीं, ये सॉल्व करने का तरीका नहीं है, ये समझने का तरीका था। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे भाई? क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका है कि भैया इन तीनों का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। 20 का एलसीएम कैसे? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 से नहीं जाएगा तो क्या आएगा 5 जा, यानी कि 5 5 जा 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ 25, ये किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा। फिर हमारे पास क्या आता है 30, ये किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2 से, 15, 3 से, 5 5 से 1। यानी अगर हम देखें तो ए, ठीक है ना, जो कितने पे चल रहा है आपके 20 मिनट पे चल रहा है, तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 5। फिर हमारे पास क्या है बी, फिर हमारे पास क्या है बी। अब बी की बात करेंगे तो कितना है 25 मिनट, और ये कितना हो गया हमारे पास 5 की पावर स्क्वायर। फिर हम बात करेंगे सी, ये कितना है हमारे पास 30 मिनट, और ये कितना करेगा यहाँ पे 2 की पावर 1 3 टू की पावर 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, कॉमन जोड़ेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें क्या 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लगा दिया, इसमें क्या नहीं है 2 नहीं है और 3 नहीं है, 3 की पावर 0 लगा दिया, बाकी सब में। तीनों क्या निकालना है मुझे, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ क्या ए बी एंड सी, क्या निकालना है कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, लीस्ट निकालना है तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ यानी हाईएस्ट निकालना है तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। ये कल लिखाया था, आपने लिखा भी होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस को देख लेना, पहले पार्ट के वीडियोस को जरूर से देख लेना। तो कह रहा है यहाँ पे भैया ये सिस्टम है, सिस्टम ये कह रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, हाँ क्या 2 कॉमन है, हाँ इन तीनों में 2 कॉमन है तो 2 लिख दो। हाईएस्ट पावर क्या है तो 2 है, 2 के पावर 2 हाईएस्ट पावर है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा 3 3 है यहाँ पे, हाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। इन तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है 1 है तो 3 लिख दिया हमने। क्या 5 है यहाँ पे, हाँ 5 है, 5 है, 5 है। इनको हाईएस्ट पावर क्या है 5 का स्क्वायर है तो हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया। तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी कि हो गया यहाँ पे 12 इंटू 25। इसको सॉल्व कर देते हैं तो कुछ 300 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 300 मिनट पे ये भैया हमारे फिर से एक बार बीप कर जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आया क्या था, बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई 3 अलार्म क्लॉक है और हर एक क्लॉक 20 मिनट पे रिपीट हो रहा है, दूसरा 25 पे हो रहा है, तीसरा 30 मिनट पे हो रहा है। तो क्या तीनों एक के साथ दोबारा कब बीप करेंगी, तो तीनों के बीच में वो नंबर निकाल दिया जो तीनों को कॉमनली मल्टीपल में आ रहा हो, यानी तीनों के टेबल में आता हो। तीनों के टेबल में लाने के लिए हमें क्या फिगर आउट करना है, मल्टीपल निकालना है, और मल्टीपल किसके अंदर होता है एलसीएम के अंदर होता है, इसलिए हमने इसका एलसीएम निकाला, उसका क्वेश्चन हमें आ गया, ठीक है। आई थिंक बात समझ आ गई है तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियोस को और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the number of participants are to be seated and all of them being the same subject. अरे अरे सर क्या क्या पढ़ दिया सर, ये क्या क्वेश्चन है सर, इतना ज्यादा चीजें पढ़ देंगे एक साथ में तो कैसे समझ आएगा। तो बबुआ टेंशन ना लीजिए, आज चलिए शुरू करते हैं। क्या टेंशन है यहाँ पे, बहुत ध्यान से बहुत ऑब्जर्व करके समझिएगा, ठीक है। क्या समझने की बात है, कह रहा है इन सेमिनार हॉल, कोई एक सेमिनार है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी। तो हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास हिंदी के पार्टिसिपेंट है ना, जो हमारे पास हिंदी के पार्टिसिपेंट है ना, वो कितने हैं 60 हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो हमारे पास इंग्लिश के पार्टिसिपेंट है ना, वो कितने हैं हमारे पास 84 हैं। और सेम तरीके से कह रहा है जो हमारे पास मैथ के पार्टिसिपेंट है ना, जो आप पढ़ रहे हो उसके पार्टिसिपेंट है ना, हमारे पास 108 पार्टिसिपेंट है। कह रहा है कि क्या करो कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम, मिनिमम नंबर ऑफ द रूम, मिनिमम नंबर ऑफ द रूम,
क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ द रूम, यानी कम से कम रूम निकालना है, छोटा नंबर निकालना है। मिनिमम नंबर ऑफ द रूम, मिनिमम नंबर ऑफ द रूम रिक्वायर्ड इफ, यानी कि कम से कम लगाना है, यानी कि एक रूम हो तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। अगर एक रूम में तीनों से काम क्या फिट हो रहा है, हाँ, लगा दो लगा दो लगा दो। दो रूम में हो रहा है, लगा दो रे भाई। तीन रूम में हो रहा है, लगा दो। आई बात समझ में? यानी मिनिमम नंबर रखना है। कैसे रखना है कि इफ इन ईच रूम, यानी जितने रूम हो, सपोज करो कि हमारे पास 3 रूम हो गए, एक ये रूम हो गया, एक ये रूम हो गया, एक ये रूम हो गया। करें इन ईच रूम द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सेम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सेम की मतलब यहाँ पे अगर 20 है तो यहाँ पे भी 20 होने चाहिए और यहाँ पे भी 20 ही होने चाहिए। और खास बात एक और होना चाहिए कि हर 20 जो ये पार्टिसिपेंट है वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, कि अगर 20 यहाँ पे हिंदी है तो यहाँ पे भी 20 हिंदी होगा और यहाँ पे भी 20 हिंदी होगा। अरे बात समझ में? कह रहा है कि भाई मिनिमम, एक तो मिनिमम नंबर बता दो, और ये ध्यान रखना है ना कि हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो, यानी बराबर पार्टिसिपेंट रखे जाए, बराबर पार्टिसिपेंट रखे जाए। इसमें भी सेम हो, इसमें भी सेम हो, इसमें भी सेम हो, इसमें जितने भी रूम आप डिसाइड कर लो, 10 15 20 50 100 लाख 2 लाख, जितने भी रूम डिसाइड कर लो, हर एक रूम में क्या होने चाहिए, हर एक रूम में क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए। बट सर, जितने भी नंबर रूम आप रख सकते हैं और इक्वल पार्टिसिपेंट रखना है, तो एक काम करते हैं ना, सबको अपना एक एक रूम दे देते हैं भाई। हाँ यार, ये बात तो सही है कि हिंदी वालों को 60 रूम, इंग्लिश वालों को 84 रूम और मैथ्स वालों को 108 रूम दे देते हैं। सब एक एक रूम होगा, रूम बराबर हो गया, सब्जेक्ट बराबर हो गया, अपना क्राइटेरिया टेंशन है। लेकिन क्या नहीं हुआ इससे? क्या मिनिमम नंबर ऑफ रूम हुआ? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा रूम हो गए। 60, 84 और 108, इतने सारे रूम आप बुक करेंगे, ठीक है ना। क्या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। तो क्या सर दो दो करके बैठा दो, ठीक है ना। क्या दो दो करके बैठा सकते हैं? अब दो दो करके बिठा तो सकते हैं, दो दो करके हो तो जाएंगे, तो क्या वो भी मिनिमम नंबर ऑफ होगा? पता नहीं चलेगा। तो चलो 3 3 करके देखते हैं, चलो 4 4 करके देखते हैं। ये कब तक करते रहेंगे भाई? 2 3 4 5 6 कब तक करते रहेंगे? एक तो ये बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वही नंबर हम इसमें डाल सकते हैं जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, हाँ या ना। वही नंबर ले सकते हैं जो तीनों कंप्लीट, हाँ 8 डिवाइड कर रहा था, क्या 2 डिवाइड कर रहा है, हाँ 60 को भी डिवाइड कर देगा 30 टाइम में, 84 को भी कर देगा, 108 को भी कर देगा। तो क्या मिनिमम नंबर ऑफ रूम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या 3 कर पाएगा तीनों को डिवाइड? 60 को कर देगा, हाँ कर देगा, 84 को कर देगा, हाँ कर देगा, 108 कर देगा, हाँ 108 कर देगा। क्या 3 से कर सकते हैं क्या? फिर भी मिनिमम नंबर नहीं मिलेगा। क्या 4 हो सकता है ऐसा? यानी कि ऐसे, ऐसा वो नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, ऐसा वो नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, बट वो क्या हो? हाईएस्ट नंबर हो। एक पार्टिसिपेंट, 2 पार्टिसिपेंट, 3 पार्टिसिपेंट, 4 समझ नहीं, कितने पार्टिसिपेंट हो? हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब डिविजिबल, यानी क्वेश्चन देख के समझ आ गया कि भाई साहब हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है भाई। अगर HCF निकाल दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया, तो वो नंबर मिल जाएगा जो तीनों को डिवाइड कर दे, और क्या हो? बड़ा सा बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। और सबसे बड़ा नंबर अगर तीनों को डिवाइड कर रहा है तो बात साफ है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम को क्या करेगा? एक्वायर्ड करेगा या फिर रखेगा। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएंगे कि भाई साहब बात कह रहा है कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर यहाँ पे चाहिए, वो बिगेस्ट नंबर चाहिए, वो बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए 60, 84 और 108 का, जो तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे, जो तीनों को क्या कर दे? कंप्लीट डिवाइड कर दे। और तीनों को जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो कौन सा नंबर होगा? वो कौन सा नंबर होगा? वो फैक्टर कहलाते हैं। हमने कल ही पढ़ा था कि फैक्टर जो डिवाइड कर दे, मल्टीपल जो उसके टेबल में आ जाए, ठीक है ना। तो फैक्टर जो उसको डिवाइड कर दे, बड़ा सा बड़ा नंबर, तो क्या निकलेगा? HCF निकलेगा। तो HCF चलो निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई है तो चलो शुरू कर दो, लगा देते हैं HCF, ठीक है। अब HCF निकालना है तो क्या चाहिए? सबसे पहले फैक्टर। क्या चाहिए यहाँ पे? 60। चलिए फैक्टर कर दीजिए, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। चलिए ठीक है। 84 का कर दीजिए, ठीक है ना। 2, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1, ठीक है चलेगा। 108 को कर दीजिए, ठीक है ना। 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3,
3 3 1, ठीक है ना, ये 2 है। चलो ठीक है, तो हमने फैक्टर कर दिया। अब यहां पे लिखते हैं इनको। 60 है, 60 का फैक्टर क्या हुआ, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हुआ। यहां से निकाल के देखा हमने, बिल्कुल सही। 84 को देखा तो क्या है, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, बिल्कुल सही। 108 को देखा तो क्या है, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, ये सब कहानी है। तो ये चीजें हमें मिल गई। अब कह रहा है हमें क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है हमें, HCF। और हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर कैलकुलेट करनी है। तो कॉमन फैक्टर 2 2 2, इनकी लोवेस्ट क्या होगा, 2 के पावर 2, जो कि वही सेम है, ठीक है। फिर कह रहा है अच्छा यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, क्या नहीं है, 7 नहीं है, तो 7 पावर 0 ऐड कर दिया। 2 है, 3 है, 7 है, क्या नहीं है, तो 5 पावर 0 ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या नहीं है, 7 नहीं है और 5 नहीं है, इन दोनों के पावर 0 हमने ऐड कर दिया। कह रहा 3 देखो, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, तीनों में 3 है। इनकी लोवेस्ट पावर क्या मिलेगी, 3 के पावर 3 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, इनकी लोवेस्ट क्या मिलेगी, 5 के पावर 0, ठीक है ना। 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी, लोवेस्ट क्या मिलेगी यहाँ पे, 7 के पावर 0 हमने लिख दिया। तो क्या मिला यहाँ पे 4, क्या मिला यहाँ पे 3, बाकी क्या मिल जाएंगे 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हमें क्या मिल गया 12। यानी कह रहा है कि 12 पार्टिसिपेंट क्या हुए, 12 पार्टिसिपेंट एक रूम में आएंगे और सबको पहले इक्वली डिवाइड कर देंगे। देखो 60 को डिवाइड कर देगा 12 से, 60 को हम डिवाइड कर देंगे क्या 12 से, तो कितना रूम निकल के आया 5, ठीक है ना। 84 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, तो आ जाएगा क्या 7, ठीक है ना। और इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9। यानी कि ये 5 7 9 ये वो रूम है, ये वो नंबर ऑफ रूम है जो मिनिमम होंगे। और एक रूम में पार्टिसिपेंट कितना आएगा, 12 पार्टिसिपेंट आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है ना। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और देन सॉल्व कर देना है कि HCF लगेगा या फिर LCM लगेगा। अच्छा एक ट्रिक बताया था बीच में, कहा यह था कि क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर एज्यूम करो। अगर आपको लगेगा कि जो आंसर आप बोल रहे हो, जो आंसर आने वाला है, वो जो गिवन नंबर है इससे छोटा आने वाला है तो HCF, और जो गिवन नंबर है इससे बड़ा आने वाला है तो क्या LCM। तो ये सोचो कि क्या 60 84 और 108 में इससे बड़ा नंबर अगर हम सोचेंगे तो क्या मिनिमम नंबर मिलेगा, नहीं। अगर हम पहले इसका आंसर सोच लूं कि नहीं भैया 60 नहीं, वो क्या होगा ना कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहाँ पे 12 होने चाहिए, मतलब सॉरी 84 होगा, तो भाई 84 अगर रखोगे तो क्या मिनिमम नंबर ऑफ रूम मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा ना यार। अरे बात समझो। और क्या इक्वल डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। यानी कि जो भी नंबर दिया गया इससे कम ही होना चाहिए तभी इक्वली डिवाइड करेगा। तो कम होने के लिए डायरेक्ट सीधा क्या लगा देंगे हम, वहां पे HCF लगा देंगे। इतनी बात आई थिंक समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, क्वेश्चन नंबर 17 बता दो। क्या 17 कह रहा है, ओके तो द लेंथ द विड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, सबसे पहले लेंथ L, लेंथ की वैल्यू क्या है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं हम 850 सेंटीमीटर, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर कह रहा है यहाँ पे जो विड्थ है B, इसकी वैल्यू है हमारे पास 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं हम 625 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास है यहाँ पे हाइट H की वैल्यू क्या 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं क्या हम 475 सेंटीमीटर। तो ये तीनों वैल्यू आ गई L, B एंड H की, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, वो बड़ी सी बड़ी रॉड निकालनी है, वो बड़ी सी बड़ी रॉड निकालनी है दैट कैन बी मेजर डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली, यानी इन तीनों रूम को एग्जैक्टली, इन तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर कर दे। ऐसा ना हो कि कुछ भी लेंथ एक्स्ट्रा हो जाए या फिर कम हो जाए। तो ऐसा बड़ी से बड़ी रॉड निकालनी है, बड़ी सी बड़ी रॉड, बड़ी सी बड़ी, बड़ा यानी कि हाईएस्ट रॉड निकालनी है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है भाई। सीधी सी बात है कि HCF निकालना है इसका।
तो थोड़ा यानी कि 850625 का आप क्या निकालेंगे यहाँ पे HCF निकाल देंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आप HCF निकालना सीख गए हो, निकाल लोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि नहीं निकाल पाए। आई बात समझ में, ठीक है ना। निकाल के फटाफट कमेंट में आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ फ्रूट वेंडर 990 एप्पल एंड 945 फ्रूट वेंडर 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंज, ठीक है ना। यहाँ पे एक वेंडर के पास ये सब चीजें हैं कि इतना एप्पल है, कितना 990 एप्पल्स हैं और 945 ऑरेंजेस हैं। ही पैक्स देम इनटू बास्केट, बास्केट में वो पैक कर रहा है भाई, टोकरी देखा है ना वो मार्केट के अंदर, उसमें वो पैक कर रहा है। ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स बट इन अ इक्वल नंबर ऑफ, यानी कह रहा हर ब्रॉकेट में दोनों में से एक टाइप का फ्रूट है, हर एक बास्केट में दोनों में एक टाइप का फ्रूट है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव अ मिनिमम नंबर। फिर से देखो भैया आपके सामने मिनिमम नंबर ऑफ द बास्केट, मिनिमम नंबर, कम से कम बास्केट यूज हो और इक्वली डिवाइड हो, कम से कम यूज हो, इक्वली डिवाइड हो। अभी अभी तो करके आ रहे हो, तो भैया उस क्वेश्चन को ना एकदम मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पे कई सारा स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत सारा स्टार लगाया, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या करें, देखो यही एकदम रिपीट हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, दो नंबर है, वो दोनों नंबर को अलग अलग पैक करना है, इक्वल अमाउंट में पैक करना है, ताकि हर एक बास्केट में इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रूट आ जाए और बास्केट कम से कम यूज हो, कम से कम यूज हो, ठीक है ना। तो क्या निकालना पड़ेगा, उन दोनों नंबर का HCF। अगेन मैं लिख देता हूं कि क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। और फिर से इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट में इसको राइट कर देना कि भैया नहीं लगाई, नहीं लगा तो हम है ना लगा के देंगे ना, आपको समझा के भी देंगे और लगा के भी देखेंगे। तो भरोसा रखो और चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए भैया क्वेश्चन नहीं, अब एक नया टॉपिक आ गया। टॉपिक क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। हमें जानना है कि HCF और LCM के रिलेशन जानना है। कह रहा ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना उनके HCF और LCM का क्या जानना है मुझे, HCF और LCM का क्या जानना है मुझे, HCF और LCM का रिलेशन जानना है। तो रिलेशन क्या लिखा है कि HCF and LCM, HCF of that both positive integer and LCM of that both positive integer is equal to वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल, यानी कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो और तो वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में क्या मिल जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत फेमस सा फॉर्मूला भी है, आप लिखते हो कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू नंबर वन, यानी कि फर्स्ट नंबर, यानी कि बात करेंगे आप नम वन इंटू नम टू, यानी दो नंबर का HCF और दो नंबर का LCM अगर पता है तो वो नंबर निकाले जा सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब बेसिक सा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका क्या द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 9 and 360। चलिए मैं लिख लेता हूं। कह रहा है HCF किसका, 9 का और 360 का। अच्छा नहीं, नंबर नहीं पता, क्वेश्चन हमने मिस्टेक किया, ठीक है ना। वी डोंट नो अबाउट द नंबर। कह रहा है HCF और LCM ऑफ टू नंबर दिया है, यानी HCF दे दिया है उन दोनों नंबर का, HCF क्या है 9 है, और LCM दे दिया है कि वो दोनों नंबर का LCM क्या है 360 है। कह रहा है इफ वन नंबर, यानी कि कह रहा है नंबर जो वन है, जो वन नंबर है वो 45 है। कह रहा फाइंड द अदर नंबर, यानी कि हमें क्या निकालना है, नंबर 2 की वैल्यू निकाल देनी है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू नंबर वन इंटू नम टू, ठीक है। HCF की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, LCM की वैल्यू क्या है हमारे पास 360, नंबर की वैल्यू क्या है हमारे पास 45, नम टू की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, यानी नंबर 2 निकालना है। यहां से नम 2 कहीं पे छोड़ दो, यानी कि हमने ले लिया कि जो नंबर 2 है वो यहीं पर रह जाए, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा 45 डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 से कितने टाइम में चला जाएगा 5 टाइम में, ठीक है ना।
और 5 से इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 72। तो कह रहा है नंबर 2 की वैल्यू है क्या 72। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एलसीएम ऑफ 32, ए क्या है 32a, दो पॉजिटिव इंटीजर है, इज इक्वल टू वैल्यू कितनी इसकी 64। कह रहा है जो HCF है ये भी सेम नंबर की वैल्यू दे रहा है और वो कह रहा है 4 है। ठीक है ना। तो कह रहा है ए की वैल्यू बता दीजिए। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता ऑलरेडी पता है कि HCF into LCM is equal to that both number, यानी कि नंबर 1 into num 2। HCF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, HCF की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, LCM की वैल्यू कितनी है हमारे पास 64, नंबर 1 क्या है हमारे पास 32 और ए है हमारे क्या नंबर 2। यहां से हम चीजों को निकाल लेंगे तो सीधा दिख रहा है कि 32 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है ना कि 8 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8। ठीक है, बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक असर्शन रीजनल क्वेश्चन है। कह रहा इफ मान लो कि HCF 336,54 इज इक्वल टू 6। कह रहा HCF दिया है, HCF दिया है 2 नंबर का 6 है। कह रहा LCM सेम नंबर का 3000 है। क्या ऐसा है, कह रहा है क्या ऐसा है कि दोनों का HCF 6 हो और LCM 3000 हो। तो कुछ निकालना पड़ेगा ना भाई, निकाल के देखना पड़ेगा ना। तो देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 336 है और 54 है, पहले इसका HCF निकालते हैं फिर इसका LCM निकाल गए। तो सबसे पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर यहाँ पे कर लेते हैं कि 336, सबसे पहले इसका फैक्टर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, 2 से करना स्टार्ट करो। ठीक है, होगा, देखो क्या है 2 1 जा 2। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। 3 से अगर 2 डिवाइड करें क्या बच जाएगा 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 इधर जाएगा 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर यहाँ 1 बच जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है ना, फिर से 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 84 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से कह दिया 2 यहाँ पे, देन 42 हो गया, फिर से 2 यहाँ पे हो जाएगा 21, फिर से 3 हो जाएगा क्या 7, फिर से 7 हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्या हमारे पास है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है 64 आई थिंक, चेक कर लेता हूं मैं। कह रहा है कि हाँ नेक्स्ट चलो 54 है हमारे पास। ठीक है 54 है। व्हाट इज दिस, गड़बड़ हो गया, यहीं पे निकालता हूं मैं। ठीक है यहीं पे निकालता हूँ, छोड़ो, बहुत इधर उधर भागने पे चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही हैं। ठीक है, 2 से क्या हुआ था यहाँ पे 168, 2 से कितना आया था हमारे यहाँ पे 84, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। ठीक है, फिर हमने क्या निकाला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 336 का फैक्टर हो जाएगा 2 के पावर 1 2 3 4, 3 के पावर 1 एंड 7 के पावर 1। ठीक है ना, 7 के पावर हमने 1 लिखा दिया। व्हाट इज दिस, आई थिंक ऊपर की सेंसिटिविटी ना कुछ गड़बड़ कर रही है। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं 54। ठीक है, फिर से 2 से किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 27, 3 से क्या हुआ यहाँ पे 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 में 2 के पावर 1 एंड 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। तो कह रहा है कि दोनों का वो निकालो। यहाँ पे 7 नहीं था तो 7 पावर 0 हमने ले लिया। कह रहा है HCF अगर निकाला जाए तो हमने क्या कहा था, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट वैल्यू। तो कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, 2 कॉमन है, लोवेस्ट क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन है, लोवेस्ट क्या हो जाएगा 3, 7 का लोवेस्ट क्या हो जाएगा 0, तो HCF हो जाएगा 6। क्या है 6 है, हाँ यार ये तो सही है। कह रहा एलसीएम निकाल दो भाई दोनों का। ठीक है ना, अगर हम एलसीएम की बात कर देंगे तो कह रहा कॉमन फैक्टर की क्या हाईएस्ट वैल्यू, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 के पावर 4, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट क्या मिल जाएगी 3 के पावर 3 एंड क्या मिल जाएगा 7। यहां से भी एक चीज देख सकते हो कि इन तीनों नंबर में 2 है 3 है 7 है, क्या नहीं है,
5 नहीं है। 5 होता तो जो नंबर आएगा वो 0 से एंड करता। पहला क्वेश्चन याद करो कि कोई भी नंबर 0 डिजिट से एंड तभी करेगा, कोई भी नंबर 0 डिजिट से एंड तभी करेगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों इंक्लूड हो। जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों इंक्लूड हो तभी वो 0 से एंड करेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि 0 से एंड नहीं कर सकता, बिल्कुल दिख रहा है, तो वो नहीं करेंगे, वो एंड नहीं करेगा। अगर निकालना भी है तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 3000 वैल्यू नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो ये दिखा कि भैया ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो मतलब मिला जुला के जो इसका एसर्शन है ना, जो क्वेश्चन मिला जुला के कह रहा है कि जो इसका एसर्शन है ना वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है भाई। अब एसर्शन गलत है, ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? एसर्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो भैया ऑप्शन डी दिख रहा है। यहाँ से आंसर निकाल सकते थे बट ना 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 ना, हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, हम रीजन भी पढ़ेंगे, रीजन को भी समझेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम फोकस थोड़े कर रहे हैं, किसी पे एमसीक्यू का रिजल्ट निकाला काम हो गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने की, ठीक है? तो कह रहे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर। व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट मतलब जो भी नंबर लिख रहे हो उसकी पावर क्या लिख रहे हैं आप, जो भी नंबर है उसकी पावर क्या है। एग्जांपल के लिए 2 की पावर 4 है तो 4 क्या होगा उसका एक्सपोनेंट हो गया। 3 की पावर 1 है तो 1 क्या होगा उसका एक्सपोनेंट हो गया। 3 की पावर 3 है तो 3 क्या हो गया उसका एक्सपोनेंट हो गया। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4। तेरा 196 है, 196 में अगर इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनका जो एक्सपोनेंट होगा, जो उनका पावर होगा, उनको ऐड करने पे क्या 4 आएगा। देखते हैं क्या आएगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 196, हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है? 2 से सॉल्व करना स्टार्ट किया हमने, तो कितने टाइम में चला जाएगा यहाँ पे बता दो, ठीक है ना? तो 2 9 जा 18, 2 8 यानी कि 98। फिर से 2 से जाएगा, ये कितने टाइम में चला जाएगा आपका? 2 2 जा 2 4 जा 8 एंड 2 9 यानी कि 49, ठीक है? 7 से कितने टाइम में जाएगा? 7, और फिर 7 से कितने टाइम में 1, यानी क्या इसका फैक्टर आ जाएगा? फैक्टर आ जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। अब कह रहे हैं कि दोनों का एक्सपोनेंट, दोनों का एक्सपोनेंट क्या है? अगर देखा जाए तो 2 का जो एक्सपोनेंट वो क्या है? 2 है। 7 का एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दोगे तो 2 + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो 196 के एक्सपोनेंट में 4 आ रहा है और यही बात कह रहा है, तो रीजन हमारा करेक्ट है, असर्शन हमारा रॉन्ग है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। क्वेश्चन समझ आया, टॉपिक समझ आया, आगे बढ़ो, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है एक्सर्शन HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1। कह रहा है एक एक्सर्शन है, ठीक है ना, स्टेटमेंट है कि HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1। 11 कैसा नंबर है भैया? हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है ना? क्या 17 कैसे नंबर है? ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो दोनों प्राइम नंबर का HCF 1 आएगा, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है। हमने कहा सही बात है भैया। कैसे है? क्योंकि 11 को देखोगे ना तो इसका फैक्टर हुआ क्या? 1 इंटू 11। 17 को देखोगे ना तो इसका फैक्टर क्या हुआ? 1 इंटू 17। तो भैया इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। और यही क्या हाईएस्ट नहीं हुआ? हाँ भाई यही हाईएस्ट, इसके बाद कोई कॉमन है? कॉमन ही नहीं है, तो ये हाईएस्ट हुआ, तो HCF क्या होगा? उसका 1 होगा। कह रहा है इफ P एंड Q आर प्राइम, ऐसा है कि P एंड Q दोनों प्राइम है, तो द HCF ऑफ P एंड Q इज 1। अभी तो हमने कहा कि दोनों नंबर अगर प्राइम हो, दोनों नंबर अगर प्राइम हो तो इनके बीच का जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? क्या कह रहा है कि HCF ऑफ 11 एंड 17, अगर ये रीजन नहीं लिखता तो क्या हम इसका रीजन देते? सोचिए ये रीजन ना होता, लिखा होता कि HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1। क्यों? क्योंकि 11 सर प्राइम नंबर है, 17 सर प्राइम नंबर है। अगर दोनों प्राइम नंबर हो गए तो उनका फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर क्या मिलेंगे? 1 मिलेंगे। और वही हमारा यहाँ पे लिखा भी है कि बोथ आर प्राइम, देन हाईएस्ट फैक्टर विल बी 1। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है? यहाँ से आई थिंक ये बात क्वेश्चन समझ आ गई हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 1 3 2 3 3 4 3 5 कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर है। कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस आर द कंपोजिट नंबर। चलिए तो देखते हैं कि भाई ये हमारा कंपोजिट नंबर है,
भैया कंपोजिट नंबर है क्या? क्या होता है कंपोजिट नंबर? अभी पढ़ कर आ रहे हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। तो भैया कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, उस नंबर के दो फैक्टर्स तो तय हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद नंबर, यानी कि दैट नंबर ओनली। ये फैक्टर तो होंगे ही होंगे, बट साथ में यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, बट साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 15 लिखा हुआ है। तो क्या 15 नंबर होगा? क्या 15 क्या 15 किसी नंबर से डिवाइड होगा? भैया जब कोई नंबर हो, उस नंबर के लास्ट में 5 आए, तो मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, लाख का नंबर लिखा हो, लास्ट में 0 और 5 आए, मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। तो हमने देख लिया 1 फैक्टर मिल रहा है, हमने देखा कि वो खुद नंबर उसका फैक्टर होगा, और एक और मिल गया कि भैया 5 भी उसका फैक्टर होगा, 5 भी उसका फैक्टर होगा। तो मतलब इसके दो से ज्यादा फैक्टर मिल गए, तो ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर कैसा होगा? कंपोजिट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल हाँ कहलाएगा कंपोजिट नंबर। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके फैक्टर दो से ज्यादा मिल गए। कैसे मिल गए? कि 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, वो नंबर फैक्टर होगा ही होगा, एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो भाई इतना ना बड़े नंबर को कैसे डिवाइड करें, नहीं पता। सबको सम करोगे तो 3 का हो सकता है, 5 को। तो हमने बहुत नॉर्मल सा ट्रिक देखी कि लास्ट में 5 लिखा हुआ है, तो अगर 5 लिखा है तो 110% वो 5 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल होगा तो सीधी सी बात है कि एक नया फैक्टर मिल गया 5, यानी कि ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ आई। पढ़ते हैं आगे, और टॉपिक आता है यहाँ पे प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर क्या होते हैं एंड को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। हमने प्राइम अभी तो पढ़ा, प्राइम क्या था? वो नंबर जिसके दो फैक्टर हो, ओनली दो फैक्टर हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। लिखा है कि प्राइम नंबर आर द नेचुरल नंबर that are divisible by only one and the number itself। सिर्फ वन और उससे itself, यानी वो खुद नंबर से डिवाइड हो रहा है, हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। यानी प्राइम नंबर के एग्जांपल्स क्या है? आप ऑलरेडी जानते हो कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये सब हमारे कैसे एग्जांपल्स हैं? प्राइम नंबर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। करा को प्राइम क्या हुआ भैया? Co-prime numbers are those numbers that have only one common factor, namely 1। ऐसे दो नंबर जो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ यानी HCF एक को हो, उसके अलावा कोई फैक्टर ही ना हो। ये कैसा बवाल आ गया? ठीक है, कह रहे हैं कि co-prime number are those number that have only one common factor। कैसे? मान के चलो हमारे पास एक नंबर है 11 और दूसरा नंबर है 17। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा? 11, इसका कॉमन, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 11, इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका 11। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 17। इन दोनों में कॉमन क्या मिला मुझे? 1 मिला। तो इसका नंबर यानी कि इन दोनों का HCF क्या मिलेगा? 1। तो ये दो नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। है कि नहीं? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा कि एक नंबर है 4, एक नंबर है 9। ये क्या है सर? 4 9, 4 प्राइम नंबर है क्या? यार 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। नहीं नहीं सर, 4 प्राइम नंबर तो नहीं है। क्यों लिखा आपने? क्या 9 प्राइम नंबर है क्या? 1 3 9। सर 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, तो ये कहां से को प्राइम होगा भैया? 4 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, तो क्या प्राइम होगा? देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 4 का फैक्टर होगा सर 1, 4 का फैक्टर होगा सर 2, 4 का फैक्टर होगा सर 4। बहुत तेज हो गए भाई। 9 का फैक्टर, 9 का फैक्टर क्या होगा? 1, 9 का फैक्टर क्या होगा? 3, 9 का फैक्टर क्या होगा? 9। और कोई होगा नहीं।
कह रहा है इन दोनों में 4 और 9 दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है। हाँ सर 1 कॉमन है। क्या 2 कॉमन है? नहीं सर 2 कॉमन नहीं है। क्या 3 कॉमन है? नहीं सर 3 कॉमन नहीं है। क्या 4 कॉमन है? नहीं सर 4 कॉमन है। क्या 9 कॉमन है? नहीं सर 9 कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है दोनों में? भाई 1 ही तो कॉमन दिख रहा है, 1 ही तो कॉमन दिख रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हुआ तो 4 और 9 तो को प्राइम हो गए भाई। हमने कहा 4 और 9 प्राइम नहीं है, बट फिर भी ये को प्राइम मिले, इसका मतलब साफ है कि जो को प्राइम नंबर है जरूरी नहीं हो कि वो प्राइम नंबर होंगे। वो प्राइम नंबर के होंगे, वो नॉर्मल नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो, किसी के भी को प्राइम हो सकते हैं। ठीक है ना? ये कंडीशन नहीं है कि को प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है। ये कहीं कंडीशन नहीं है कि को प्राइम होने के लिए, को प्राइम यानी किसी दो नंबर को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर भी प्राइम हो। ठीक है ना? ये कंडीशन है, ये लिख लेना, दिमाग में लिख लेना कि को प्राइम होने के लिए कहीं पे जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर भी क्या हो, दोनों नंबर भी क्या हो, प्राइम हो। ठीक है ना? लिखना है, लिख लो भाई कि बहुत साफ हिंदी में को प्राइम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर भी प्राइम नंबर हो। इतनी बात याद होनी चाहिए। अगेन बता दे रहा हूं कि ये मैंने सिर्फ नोटबुक में यानी कि जो आपकी कॉपी है उस पर लिखने के लिए लिख रहा हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख के मत चले आना। ठीक है ना? ये सिर्फ किस लिए? समझने के लिए कि जब आप रिवाइज करने उठाओगे ना, कॉपी उठाया रिवाइज करना स्टार्ट किया ना, तो अपने वर्ड में जो लिखे होते हैं ना वो भूलता नहीं है, वो फटाफट 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 याद आ जाता है। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो प्राइम समझ में आ गया। को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले बता दे रहा हूं कि अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के लिए ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि को प्राइम क्या होता है। फिर से बता देता हूं, को प्राइम वो नंबर है जो दोनों नंबर का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए। सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 आए और कोई नंबर नहीं आ सकता। अब ये जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर भी प्राइम हो, ये हो सकता है कि वो नंबर प्राइम नहीं हो, उसके नंबर से हो सकता है। आई थिंक यहाँ तक कहानी आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट कमेंट में एक नॉर्मल सा लिख दो कि भैया समझ आ गया, क्लियर है। यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर हैं तो हम बढ़ेंगे आगे कि अगला टॉपिक क्या है। एंड अगला टॉपिक जाने के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करना है। और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ, अच्छा चलिए एक 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 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सोचते हैं। सोच रहा था ना मैं, फिर सोच लेंगे, इस क्वेश्चन के बाद सोच लेंगे। ठीक है? चलो एक और चीज कमेंट पे जरूर बताना कि क्या चाहिए आपको। ऐसे वन शॉट आपको सही लगता है कि पूरी वीडियोस पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर कर दिया जाए, या ऐसे पार्ट पार्ट से चल रहा है? ठीक है ना? अगर आपको पार्ट पार्ट सही लग रहा है तो ठीक है, मैसेज चलते जाएंगे। अगर कह रहे नहीं नहीं सर वन शॉट में सारी चीजों को कवर करो, तो कमेंट करके बता देना गाइस। अगर आप बताएंगे तो इट्स अ फीडबैक फॉर मी, और वो फीडबैक मैं उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करके यूज करूंगा, यूज करके फटाफट उसके अंदर डालूंगा कि अगला वीडियो भले फुल टाइम लगे और एक साथ टाइम लगा के प्रॉपर बैठ के बनाया जाएगा। ठीक है ना? प्रॉपर बैठ के मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? वन शॉट में आएगा। ऐसा मिसकंसेप्शन है, ऐसा लोग मानते हैं कि वन शॉट में जो चीजें बताई जा रही हैं, मिसकंसेप्शन नहीं बोल सकता, मे बी एक्सपीरियंस की थोड़ी सी चीजें हो सकती हैं, मिसकंसेप्शन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वन शॉट में जब चीजें खत्म होती हैं तो चीज ज्यादा समझ आती है, सारा टॉपिक रिलेटेबल मिल जाता है ना। और सच बात ये भी है कि एक चैप्टर में जब टॉपिक रिलेटेबल होते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। जैसे अभी आपकी बात ले लो, एक कंपोजिट प्राइम हम लोगों ने कल पढ़ा, ठीक है, पिछली वीडियोस में पढ़ा, और अभी आप लोग बैठे हो पढ़ने के लिए, तो हो सकता है कुछ चीजें भूल गई हो। ठीक है? तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे चीजें आपको पसंद आएंगी। वन शॉट एक चीज चलेगा बिल्कुल सोर्सेस है चले सही है, या फिर ऐसे पार्ट पार्ट वाइज भी चीजें ओके हैं। ठीक है ना? दोनों चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो आगे आते हैं। तो कह रहा है कि इफ n इज द इवन प्राइम नंबर, अब ई कहा गया इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो भला अभी हम समझे ही थे, दूसरा वाला लेकर आ गया इवन प्राइम नंबर। देन 2 ब्रैकेट के अंदर 7 के पावर n प्लस 8 के पावर n एंड्स विद, कैसे एंड होगा भैया?
कह रहा n इज द इवन प्राइम नंबर, n की वैल्यू इवन प्राइम नंबर है। तो ये होता क्या है, इवन प्राइम नंबर से पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर हमें पता है कि वो 2 होगा, प्राइम नंबर हमें पता है कि वो 3 होगा, प्राइम नंबर हमें पता है कि वो 5 होगा, प्राइम नंबर हमें पता है कि वो 7 होगा, हमें पता है 11 होगा, हमें पता है 13 होगा, हमें पता है 17 होगा, हमें पता है 19 होगा, ऐसे डॉट डॉट करते होते चले जाएंगे। लेकिन इवन प्राइम नंबर क्या है, इसमें इवन नंबर कौन सा है, क्या 3 इवन नंबर है, नहीं, क्या 5 इवन नंबर है, नहीं, क्या 7 है, नहीं, क्या 11 है, नहीं, क्या 13 है, क्या ऐसे और भी इवन नंबर मिल सकते हैं, नहीं। तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 को ही हम कहते हैं क्या, कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, यानी कि एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो पता चल गया कि n की वैल्यू है क्या, 2। तो रख दो यहाँ पे, 2 है, 7 के पावर 2 प्लस 8 के पावर 2, इससे चीजों को सॉल्व कर दो। ठीक है, 2 तो 7 के पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 49, और 8 के पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 64। 2 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 प्लस 9 13, 1 बच गया, 6 प्लस 4 10, 1 यानी कि 1 1 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 2 2 2 टू 6 आएगा, तो एंड किससे हुआ 6 से, तो 6 क्या हो जाएगा उसके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है रियल नंबर के टाइप्स। ठीक है ना, अगला टॉपिक आता है रियल नंबर्स के टाइप, यानी कि रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, दुनिया भर के नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको समझते हैं ये क्या। चलो तो शुरू करते हैं रियल नंबर को, कि भैया रियल नंबर क्या है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे हैं मैंने, अभी मैंने कहा था कैसा ये चैप्टर, रियल नंबर, चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है, तो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपोजिट नंबर के बारे में जान गए हम लोग, ठीक है ना। सेम तरीके से प्राइम नंबर के बारे में जान गए हम लोग, को प्राइम के नंबर के बारे में जान गए। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है रियल नंबर। देखो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक क्या है आपके पास रेशनल नंबर, दूसरा क्या है वो इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर फॉर द 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। जानते हैं नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हो, कैपिटल एन से, होल नंबर किससे डिनोट करते हो, कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर किससे डिनोट करते हो, जेड से। ठीक है ना। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। होल नंबर क्या होता है, जीरो इंक्लूड हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स क्या होते हैं कि भैया 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है ना, क्या होगा 0। ठीक है, और साथ में इधर -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस से लेके प्लस तक के सारे नंबर किसके अंदर आएंगे, आपके इंटीजर्स के अंदर आएंगे। ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा कि रियल नंबर क्या है, 2 टाइप डिवाइड होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल फर्दर 3 में डिवाइड होता है, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। नेचुरल का मतलब वो नंबर जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाए, होल नंबर क्या मतलब 1 के साथ वो 0 भी ऐड हो जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाए, और इंटीजर का मतलब क्या, जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है, ये सब आ जाएगा आपके किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। बहुत बेसिक सी बात है, आगे बढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख रहा है, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछ दे जाते हैं, क्वेश्चन में टर्म्स लिख देगा, लिखने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है। जैसे लिखा है यहाँ पे क्या, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का मतलब वो नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, -1, फिर क्या हो 2, फिर क्या हो 3, ऐसे कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक के नंबर क्या कहलाएंगे, आपके निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। सेम पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 2 3, कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। तो यहाँ पे 1 से माइनस इनफाइनाइट, नेगेटिव 1 से इतना, ये जीरो क्या है भैया, जीरो कौन सा इंटीजर हुआ, जीरो काउंट तो किया था। तो जीरो को ऊपर लिख दोगे कि जीरो, जीरो नाइदर पॉजिटिव, neither positive nor negative,
नेगेटिव, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। 0 और पॉजिटिव इंटीजर कंक्लूड कर दोगे तो क्या कहलाएगा आपका नॉन नेगेटिव, यानी कहां तक हुआ, 0 से चलेगा और कहां जाएगा 1 2 3 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक। भैया ये अभी तो देखा हमने, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक अभी तो देखा था, 0 से लेकर इनफाइनाइट अभी तो देखा था, 0 से लेकर इनफाइनाइट अभी तो देखा था। भैया यही तो है हमारे होल नंबर, यस ये है हमारे क्या होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या कहलाएगा भैया, 0 तो होंगे, 0 तो होंगे, साथ में ये नेगेटिव इंटीजर भी ऐड कर लो इनको, 0 तो होंगे साथ में नेगेटिव इंटीजर कर लो, मतलब कहां से होगा, माइनस इनफाइनाइट यानी -3 -2 -1 और 0, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। नेगेटिव मतलब वो जो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, यानी -1 से माइनस इनफाइनाइट तक मान लो, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव हो गया। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब, नॉन पॉजिटिव का मतलब 0 और नेगेटिव। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या रेशनल नंबर क्या है, कि अ नंबर, एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको किस फॉर्म में लिखना है, p बाई q के फॉर्म में। किस फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में, वेयर p and q, where p and q both are integer and q must not be is equal to 0, ठीक है ना। p and q are integer and q must not be equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है 2/5, एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है 4/3, एग्जाम्पल क्या हो सकता है -12/11, क्या हो सकता है 1, क्या हो सकता है 2 लिख सकते हो, क्या होता है -11, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या सर 1 2 3 p बाई q का फॉर्म नहीं है ना, 2 के पावर 11 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, ये सब क्या कहलाएंगे आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। क्या 0 हो सकता है इंटीजर्स के फॉर्म में, हाँ भाई हो सकता है, इसको भी लिख सकते हो, क्या हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो p बाई q के फॉर्म होना चाहिए, बस q नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात तो समझ आती है, ठीक है ना, कि हमारे क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, जिस भी नंबर को p बाई q के फॉर्म में लिख दोगे क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। जो भी नंबर को p बाई q के फॉर्म में लिखोगे क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। और याद रखना है कि p और q क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है कि -1 से माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर जो भी आएंगे सब इंटीजर में कहलाएंगे। एक बात याद रखना है कि जो q होगा वैल्यू ऑफ q 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, बाकी सब चकाचक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिर डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस थिंग, कैसे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, देखो किसी भी नंबर का जो एक्सप्रेशन है, ये सब देखो क्लास 9 से पढ़ा है भाई, ठीक है ना। ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं सब कुछ पढ़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़े से उसके एप्लीकेशन से यूज है, उसको देख लो। कह रहा है कि कैसे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग, यानी कि नंबर से आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 3.5 पे खत्म हो गया, 3.755 से खत्म हो गया, 4.112 पे खत्म हो गया, तो पॉसिबल है। ये हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, यानी कि 4 पॉइंट, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि 1 1 1 1 1 क्या हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस चलते जा रहा है, कोई इसका रुकावट है ही नहीं। और क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट चल जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, साथ में रिपीटिंग भी लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या हो, रिपीटिंग भी हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हो साथ में क्या हो, यहाँ पे रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है रिपीटिंग भी हो, 1 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो 5.23232323 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तो 91 की बात करो तो 92 92 92 क्या हो रहा है, सब रिपीट हो रहा है। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एंड ना हो, और नॉन डिजिट्स क्या हो रहे हो, रिपीट होते रहो, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। और इन दोनों को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, और रेशनल लिखते हैं, ठीक है ना, रेशनल लिखते हैं। और जो ये बचा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम क्या लिख सकते हैं, इररेशनल नंबर, ठीक है ना। यानी ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो, टर्मिनेट का मतलब क्या है, रुके ना, एंड ही ना हो, उसका डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डिवाइड ही होता जाएगा, उसका एंड ही कोई ना हो, ठीक है ना। तो वो चीज क्या होती है, जैसे हमने कह दिया, मान लो डिवाइड करना 10/3 को, मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं 10/3 को,
हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करें 10 को, तो क्या टाइम में जाएगा, 3 टाइम में क्या होगा 9, क्या बच जाएगा 1, डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट आ गया 0 आ गया, फिर से 3 टाइम में जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे 9 1, फिर से डिवाइड आ गया 0 आ गया, फिर से 3 टाइम 9 1, फिर से 3 टाइम 1 9 1, ये रिपीट होता चला जाएगा, एंड नहीं होगा, रिपीट होता चला जाएगा, ये एंड नहीं होगा। ये आपका 3.3.3333 ये चलता जाएगा, ये एंड नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो एंड नहीं होने वाला मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, वो एंड ही नहीं हो रहा, क्या कहलाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और उसके डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये नंबर क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल कहलाएगा। बट अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग हो रहे हैं और एंड में नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहे हैं, तो वही हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। वही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। एक बात यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन के टाइप से यहाँ पे बताया गया कि इररेशनल नंबर कैसे होते हैं। इररेशनल नंबर वो होते हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि नंबर डिवाइड करो बढ़ता जाए, डिवाइड होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि हमने ले लिया 7 को 22 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, क्या हो जाएगा 21, क्या बच जाएगा 1, डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट कैसे लग जाएगा और क्या जाएगा 0, ठीक है ना। कितने टाइम में 1 7, क्या बच जाएगा 3, ठीक है ना। अब 3 जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम में हो जाएगा 28 28, फिर क्या होगा यहाँ पे 2, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, कितने टाइम में जाएगा यहाँ पे 2 टाइम में 14, अब क्या आ गया 6, ठीक है। अब 6 को इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग नंबर आए जा रहे हैं, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, खत्म भी नहीं हो रहा है और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। यहाँ पे खत्म भी नहीं हो रहा था, नंबर रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे एंड हो जा रहा था लेकिन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा था, लेकिन नंबर क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो नंबर जब रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर क्या हो, जो डिजिट क्या हो वो रिपीट हो, कोई एक पैटर्न फॉलो करके रिपीट हो कि 1 1 1 रिपीट हो रहा है, 2 3 रिपीट हो रहा है, 4 2 रिपीट हो रहा है, 4 4 रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीटिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। बट ऐसे नंबर जो रिपीट ही नहीं हो रहे और एंड भी नहीं हो रहे, तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो इररेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये इररेशनल के कुछ टाइप्स बोले गए हैं। कैसे टाइप्स हैं, कह रहा है कि टाइप 1 नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, हमने अभी देखा कि वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, हमारे क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर कहलाएंगे। टाइप 2, if m is a positive integer which is not a perfect square, ये क्या आ गया भला, perfect square। सेम तरीके से if m is positive integer which is not a perfect cube, ये क्या भला आ गया, perfect square and perfect cube, ये कैसे भला आ गया। पहले ये समझ लेते हैं कि भाई साहब ये क्या होता है perfect स्क्वायर एंड क्या होता है परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों में स्क्वायर की बात करो, ऐसे नंबर, ठीक है ना, ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखा जा सके उसे हम कहेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर का क्या लिखा जाए, स्क्वायर लिखा जा सके। एग्जांपल के लिए समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है, क्या है 1 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो ना, किसका, 1 का, सही बात। फिर मैंने लिखा क्या 2 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, नहीं यार, 2 किसका स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं। फिर क्या आया 3 का किसी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, नहीं। फिर आया क्या 4 को किसी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आया क्या 5 किसके स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं। फिर क्या आता है 6 लिख सकते हो, नहीं। फिर क्या आता है 7 लिख सकते हो, नहीं। फिर क्या आता है 8 लिख सकते हो, नहीं। फिर क्या आता है 9 क्या लिख सकते हो, हाँ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 11 12 13 14 ऐसे चलता जाएगा। तो कह रहा है वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखा जा सके, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखा जा सके, वो नंबर 10 तो नहीं लिख सकते, 11 नहीं लिख सकते, 12 नहीं लिख सकते, 13 नहीं लिख सकते, 14 नहीं लिख सकते, ये सब नहीं लिख सकते। वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखा जा सके, वही हमारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, ठीक है ना। मैं डिलीट हो गया गलती से, ठीक है ना। क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करी जाए तो क्या मिल जाएगा, 1 क्या मिल सकता है, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
36 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हैंड्स ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं परफेक्ट क्यूब की, परफेक्ट क्यूब की, तो क्या हो जाएगा 1, हाँ ठीक है, 2 3 4 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 हो सकता है, हाँ बिल्कुल 2 हो सकता है, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8 सॉरी 2 कह रहा हूँ मैं, 8 हो सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 8 को लिख सकते हो ना भाई 2 का क्यूब, 1 को लिख सकते हो ना भाई 1 का क्यूब, ठीक है ना। इस तरीके से क्या, मान लो मुझे क्या मिल गया, 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी 27 क्या मिल जाएगा, क्या 3 का क्यूब, इसी तरीके से मिल जाएगा क्या 4 मल्टीप्लाई बाई, इस तरीके से, यानी क्या मिल गया 64, 64 क्या लिख सकते हैं, क्या 4 का क्यूब। यानी कि वो नंबर जो किसी और का क्यूब लिखा जा सके, वो नंबर किसी और नंबर का स्क्वायर लिखा जा सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, यानी परफेक्टली स्क्वायर हो जाए, उनका कंप्लीटली स्क्वायर हो जाए। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं है, 2 नहीं है, मैं बना देता हूं दूसरा कलर, ठीक है ना। यहाँ पे कौन नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके बीच में 2 नहीं है, इसके बीच में 3 नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, आई बात समझ में। इसके बीच में कौन सा स्क्वायर नहीं है, तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, कह ये रहा है कि इफ m इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या 2, मतलब क्या 3, मतलब क्या 5, मतलब क्या 6, मतलब क्या 7, ये सब क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा देन अंडर रूट एम इज अ रेशनल नंबर, यानी इनका अंडर रूट रेशनल कहलाएगा, मतलब इनका अंडर रूट रेशनल कहलाएगा, मतलब इनका अंडर रूट क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। अंडर रूट या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। आई बात समझ में। सेम तरीके से यहाँ कह रहा है m इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, मतलब परफेक्ट क्यूब किसका नहीं था, 2 का नहीं था, परफेक्ट क्यूब किसका नहीं था, 3 का नहीं था, परफेक्ट क्यूब किसका नहीं था, 4 का नहीं था, 5 का नहीं था, 6 का नहीं था, 7 का नहीं था। तो कह रहा है इनका अंडर रूट 3, अंडर रूट क्यूब, अंडर रूट 3, अंडर रूट क्यूब, अंडर रूट 3, अंडर रूट क्यूब, अंडर रूट 3, यानी कि जो ये अंडर रूट 3 की बात करी जा रही है, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इररेशनल नंबर। तो 3 टाइप के इरेशनल नंबर बताए गए। पहला ये जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग, यानी कि क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, डिवाइड करने के बाद डेसिमल में एक्सप्रेस किया जाए। जब हम डेसिमल में एक्सप्रेस करें, जब डेसिमल में एक्सप्रेस करें, देन जो डिजिट आएगा वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड ही ना हो, और साथ में नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि वो रिपीट भी ना हो। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं टाइप 1 के इरेशनल कहलाते हैं। टाइप 2 हमने देखा कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो जो किसी का स्क्वायर लिखा जा सके, जैसे मतलब 4 2 का स्क्वायर है, मतलब 9 3 का स्क्वायर है, मतलब 16 4 का स्क्वायर है, मतलब 25 5 का स्क्वायर है, मतलब 36 6 का स्क्वायर है। तो ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और जो ये नहीं है वो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इनके अंडर रूट लगा दिया ना, तो अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल कहलाएगा, अंडर रूट 3 इरेशनल, अंडर रूट 5 इरेशनल, सब क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल कहलाएंगे। ठीक है, सेम तरीके से आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। ये देखो डिटेल में 9th में, लेकिन यहाँ पे आपने समझ लिया कि किसको इरेशनल कहते हैं, यानी आपको नंबर देखे आप समझ जाओ कि ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल वो जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, मतलब कि डिवाइड होने पे वो एंड आ जाए, वो कहां पहुंच जाए, एंड पे पहुंच जाए, या तो टर्मिनेट हो जाए, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रहे, खत्म ना हो, टर्मिनेट ना हो, बट कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करके वो रिपीट होता रहे। ठीक है, तो कहलाएगा कि हमारा रेशनल कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा हमने क्या समझा, इरेशनल। इरेशनल वो जो टर्मिनेट ना हो, डिवाइड करने पे, डेसिमल एक्सप्रेस करने पे टर्मिनेट ना हो, बट साथ साथ में क्या हो, रिपीट भी ना हो, तो हमारे क्या कहलाएंगे, ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और इरेशनल नंबर के दो और टाइप हमने पढ़े कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए और परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई कि क्या रेशनल होता है और क्या इरेशनल होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि जब आप एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो वो क्या देगा, इरेशनल देगा। जब आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या देगा, इरेशनल देगा। रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या देगा, इरेशनल। डिवाइड करते हो तो क्या देगा, इरेशनल। इरेशनल इरेशनल को ऐड करते हो तो क्या देगा, रेशनल भी दे सकता है, रेशनल भी दे सकता है। इरेशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या देगा, रेशनल भी दे सकता है, रेशनल भी दे सकता है। मल्टीप्लाई करते हो तो क्या देगा, वो भी रेशनल दे सकते हैं। यानी कि कुछ भी, यानी कि इनको अगर रेशनल इरेशनल को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इरेशनल मिलेगा, और मतलब इनके दोनों चीज को जोड़ते हैं, घटाते हैं या सब्ट्रैक्ट या कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं तो या तो रेशनल देगा या तो इरेशनल देगा। ये छोटा सा पॉइंट है, आप देख लेना, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान से पॉइंट है, ठीक है ना। यानी कि इनको या तो रेशनल इरेशनल को ऐड कर दो तो आपको रेशनल देगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो रेशनल देगा, ठीक है ना। ये बात समझ लीजिए, ठीक है। एग्जांपल है, अरे कुछ नहीं यार, कुछ टेंशन हो तो रेशनल मान लो क्या हमारे पास 5, रेशनल क्या होगा, मान लो √2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 5√2। तो 5√2 क्या है, इरेशनल है ना, क्या है, इरेशनल है ना, ठीक है ना। जैसे मान लो इरेशनल हमने दे दिया यहाँ पे क्या है, 5 प्लस √2। हमने कह दिया कि ये क्या है, 5 माइनस √2। अब इन दोनों को जोड़ दोगे अगर तो 5 प्लस √2 प्लस 5 माइनस √2 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 बचा ना। तो 10 कैसा है, रेशनल है। तो भैया अगर आप इरेशनल को ऐड करते हो, इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हो सकता है वो रेशनल दे दे, हो सकता है वो रेशनल दे दे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है रेशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा क्या देगा, इरेशनल ही देगा। बात सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ दिस इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा है, बहुत आसान सा है, 3 पाई। पाई कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो ये तो नहीं हुआ। 5√5, 5√5, 5 यानी 5 क्या रेशनल, √5 क्या इरेशनल, का मल्टीप्लाई करने क्या होगा, इरेशनल आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमने क्या दिया कि 0 3 4 6 6 यानी क्या है, 6 6 6 6 रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब ये हो सकता है रेशनल है। ये क्या रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये क्या है, भी नहीं होगा, ये भी रेशनल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन सी सही होगा, जो कि क्या है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक इस चैप्टर का, वो है इररेशनैलिटी। प्रूफ करना सीखना है हमें, इररेशनैलिटी। इररेशनैलिटी पूर्ण में प्रूफ करना है। टॉपिक देख लेते हैं कि हम लोग कितना टॉपिक कवर किया, क्या वो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर्ड हो गया, एक बार करके देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर पढ़ लिया, फंडामेंटल थ्योरम, फैक्टराइजेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, रिलेशंस पढ़ लिए, प्राइम को प्राइम पढ़ लिया, रेशनल पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक बचता है कि थ्योरी प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। इररेशनैलिटीज को प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले एक थ्योरम समझना, ठीक है। कह रहे हैं लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divide a square then p divide a where a is a positive number। क्या पढ़ दिया, समझिए। देखो बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से, तुम बहुत ध्यान से समझो इस बात को कि इररेशनैलिटी प्रूफ करना है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक मतलब कह सकते हैं कि 2 या 3 पॉइंट्स हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। मैं वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखना चल रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, नोट्स बना लेना, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, नोट्स जरूर से बना लेना। इस पॉइंट को दो, एक पॉइंट बार ये तीनों पॉइंट समझ गया ना भैया, इररेशनैलिटी बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे लिखते हो आप, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो, और लिखेंगे हम क्या यहाँ पे कि p एंड q आर को प्राइम। P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब कि इन दोनों का HCF क्या आएगा, ओनली वन। सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा, एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा। दिमाग में पिन करके लॉक लगा के बिठा दो वहां पे कि P एंड Q रेशनल नंबर कहलाते हैं। इन दोनों नंबर इंटीजर हैं और कैसे हैं, को प्राइम है। कैसे हैं को प्राइम, और को प्राइम हमने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था कि ऐसे दो नंबर जिन दोनों नंबर का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। वही चीज हमने लिखा हमने।
दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ध्यान से समझना। मान लो हमने लिखा कोई चीज, जैसे कि 6 है, लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। यहां से ये लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 6, है या नहीं, है या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। कह रहा है 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब जो 2 है ना 6 को डिवाइड कर रहा है। सही बात है भाई। अगर मान लो लिखा हमने 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या 2 डिवाइड्स 8 लिख सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड। भाई देखो ना, 2 को डिवाइड बाई 8 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मैं कोई वैल्यू लिखूं यहाँ पे क्या 12, लिखूं क्या 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये लिख सकता हूं क्या 4, जो ये नंबर है 4 डिवाइड्स 12, 4 डिवाइड्स 12, यानी 4 किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है। 4 किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है। सेम तरीके से जो नंबर है, बस मैं लिख रहा हूं कि जो पहला नंबर है वो उसको क्या रहा है, डिवाइड कर रहा है 12 को। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि सपोज करो कोई नंबर हो गया p² इज इक्वल टू 2q, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स p², हाँ या ना, लिख सकते हैं ना 2 डिवाइड्स p², हाँ या 2 डिवाइड्स p² लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं कि p इज इक्वल टू 2q, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स p। बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सी बात है कि जैसे मैं नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूं ये नंबर इसको डिवाइड, जैसे मैं लिख रहा हूं ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। वही बेसिक सी बात लिखने की बात हो रही है। अगर मैं ये चीजें करूं तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन है, कोई इश्यूज है? नहीं है भाई। क्यों इश्यूज होगा, क्यों इश्यूज होगा? बहुत आसान सा तो है, बहुत आसान सा तो है, बहुत आसान सा। दिख नहीं रहा है कि p² 2q है, तो 2 डिवाइड्स p², ठीक है। अगर एक और बात यहीं से ध्यान दे दो कि हमने लिखा p² इज इक्वल टू 2q, तो मतलब हमने ये लिख दिया कि 2p² को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा सिस्टम है तो क्या मैं p² को p इंटू p लिख दूं और 2 इंटू q लिख दूं, तो यहां पे भी तो लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, हाँ ना, बिल्कुल सही बात है कि 2p को भी डिवाइड कर रहा है। इतनी बात तो समझ आ रही है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं उसका थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अभी हमने कहा कि 3 डिवाइड्स p, जैसे हमने लिखा, हमने क्या लिखा था अभी लिखा था यहाँ पे कि मान लो जो हमने यहाँ पे लिखा था यहाँ पे कि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 लिखा था, ठीक है। तो मतलब हमने क्या लिखा कि 2 डिवाइड्स 8, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स 8, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 डिवाइड्स 8 में लिखूं तो इससे मैं लिख सकता हूं कि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। उसी को उल्टा कर दिया, अरे भैया उसी को तो रिवर्स कर दिया, क्या चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए यहां पे लिखा हमने कि 4 डिवाइड्स 12, हमने लिखा क्या 4 डिवाइड्स 12, तो यहां पे ये लिख सकता हूं कि जो 12 होगा इज इक्वल टू 4, और मुझे नहीं पता तो कोई समथिंग कुछ भी करके होगा जिसके साथ हम लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल सही सी बात है ना। अगर 12 है तो ठीक है ना, 12 है तो हमने इसे लिखा, तो हमें पता है कि यहाँ पे 12 भी क्या मतलब यहाँ पे 3 के आसपास आएगा, हमें पता है, लेकिन बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सपोज करो कि मैं इस तरीके से लिख दूं कि 2 डिवाइड्स p, देखा हमने कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो लास्ट है p इज इक्वल टू 2 इंटू, कोई p है तो नंबर नहीं पता तो कुछ भी होगा, कुछ हो सकता है कि समथिंग लिख दिया हमने, कुछ वो पार्ट होगा, 2 इंटू समथिंग होगा, ठीक है ना। ऐसा मैं लिख दूं यहाँ पे कि जो है 4, चल 4 नहीं 2 ही लिखता हूँ, कि लिख दूं मैं कि 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p²। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि p²
स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग मैंने लिख दिया, क्या वो ABCD, चलो C लिख दिया। लिख सकते हैं ना, आई बात समझ, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। बहुत आसान से बस लिखने का तरीका दिखाया आपको। क्या है कि अगर लिखा 2 डिवाइड्स 8 मतलब 2 डिवाइड्स 8, तो जो 8 होगा उसके 2 का फैक्टर आएगा कहीं ना कहीं। 4 डिवाइड 12, जो 12 होगा उसमें 4 कहीं ना कहीं फैक्टर आएगा। 2 डिवाइड्स P यानी P होगा, P में 2 कहीं फैक्टर आएगा। P स्क्वायर में 2 कहीं फैक्टर आएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात हमने पढ़ी यहाँ पे। इजी है, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी इजी लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या बोला, रेशनल नंबर P एंड Q दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे, मतलब इन दोनों का फैक्टर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कि अगर 8 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख रहे हैं तो मतलब 2 8 को डिवाइड कर रहा है। अगर हम 12 को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रख रहे हैं मतलब 4 12 को डिवाइड कर रहा है। अगर हम P स्क्वायर को 2 इंटू Q लिख सकते हैं तो 2 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। सेम तरीके से कि 2 डिवाइड्स P हम लिख रहे हैं तो P इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग होगा, ठीक है ना। ये हमने समझा, ये चीज हमने यहाँ पे अभी तक समझी। थ्योरम क्या कह रहा है कि P बी द प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर P A को डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर ऐसा लिखा है तो क्या लिख सकते हैं हम कि A स्क्वायर P इंटू समथिंग C, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। P डिवाइड्स A स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। देन P डिवाइड्स A, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन P A को भी डिवाइड करेगा। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे P स्क्वायर, ठीक है ना, अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2P को भी डिवाइड करेगा। आई बात समझ में। अगर कोई नंबर उस पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके एक पार्ट को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये लिख लो, ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर अगर हमने कहा 3 डिवाइड कर रहा है किसको, Q स्क्वायर को, तो हम कह देंगे कि 3 डिवाइड करेगा किसको, Q को भी। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारा थ्योरम कहता है, ठीक है। अब इसी की बेस पे हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है, फोकस रखो, कॉन्सेंट्रेट रखो, प्रूफ हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे इसके लिए कि जब कभी भी अंडर रूट 2 को इररेशनल नंबर प्रूफ करना है तो आपको यूज करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या प्रूफ, क्या लिखना है आपको, कॉन्ट्राडिक्शन मेथडवा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथडवा पढ़ना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथडवा पढ़ना है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि जो भैया दिया है ना उसका उल्टा मान लो, ठीक है ना। कह रहा है कि अंडर रूट 2 को इररेशनल प्रूफ करिए, तो हम क्या है, हम नहीं मानेंगे। अंडर रूट 2 ना हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अंडर रूट 2 ना हमारा क्या है, अंडर रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे लेट अंडर रूट 2 इज योर रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब अंडर रूट 2 रेशनल नंबर हुआ तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P बाई Q लिखा जा सकता है, ठीक है ना। वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, क्या कहलाएंगे ये हमारे को प्राइम्स कहलाएंगे। मतलब कि ओनली वन इज द फैक्टर, ओनली वन इज फैक्टर, ठीक है ना। इस पे बना लो बबुआ बादल। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर, लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर बाई Q का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई
क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। मतलब क्या कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा किसको? पी स्क्वायर को। 2 जो है डिवाइड करेगा मतलब पी स्क्वायर को। ये क्या लीड करेगा कि 2 ऑल्सो डिवाइड पी। 2 ऑल्सो डिवाइड पी। ये बात समझ आ जानी चाहिए क्योंकि यही हमने अभी पढ़ा। ये बात समझ आ जानी चाहिए क्योंकि अभी हमने यही पढ़ा। क्या पढ़ा? कि 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। जैसे हमने देखा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर मतलब क्या कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसके नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड करेगा। हाँ यही तो थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम यही तो पढ़ी थी, थ्योरम यही तो पढ़ी थी। थ्योरम क्या कह रहा है कि P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन P ए को भी डिवाइड करेगा, देन वही P ए को भी डिवाइड करेगा। सेम हमने अभी पढ़ा कि जो P स्क्वायर अगर 2 हमारे P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर हमारा 2P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 2P को भी डिवाइड करेगा। 2P को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहां से हमने समझा कि क्या है, यहां से हमने समझा कि जो 2 है 2 डिवाइड्स P। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? P को डिवाइड कर रहा है। अभी लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है भाई। जब 2P को डिवाइड कर सकता है, जब 2P को डिवाइड कर सकता है, देन P वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू समथिंग, समथिंग को हमने ले लिया क्या? C। P की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू समथिंग, C को ले लिया हमने क्या? C। अब हमने कह दिया इन दोनों का क्या कर दो, मतलब इसको मान लो कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन मान लो 2 मान लेते हैं, उधर भी था कुछ इक्वेशन, हमने 1 मान लेते हैं वहां पे, ठीक है ना। या फिर मान लिया इक्वेशन 2 है। कह रहा है कि जो ये वैल्यू है ना, जो p इक्वल टू 2c आई है, ये p की वैल्यू वहां पे पुट करो जहां पे p स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर था। यानी कि हमें पता था, एक इक्वेशन पता था, क्या था कि वो p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर है। हमें पता था p स्क्वायर इक्वल टू क्या 2q स्क्वायर है। उसके जब हमने यहाँ रख दिया तो 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 2q के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2c स्क्वायर। और यहां से कह सकते हैं कि जो 2 है 2 डिवाइड्स किसको? क्यू स्क्वायर को। 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इट लीड दैट कि जो 2 है ऑल्सो डिवाइड्स किसको? क्यू को। ये किस कहां लीड कर रहा है कि जो 2 है वो ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको? क्यू को। जो 2 है वो ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको? क्यू को। जो 2 है वो ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको? क्यू को, ठीक है। तो ये दो चीज समझ आई भाई। क्या समझ आया? एक बात समझ आ गई यहां से, बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात समझ आई है। वो क्या समझ आई है कि हमने एक चीज मानी थी। क्या मानी थी? कि इफ जो हमारा 2 जो है ना, हमारा जो p और q है ना, क्या माना था स्टार्टिंग में कि जो p और q है ना वो को प्राइम है। p और q को प्राइम है, मतलब कि उसका सिर्फ कितने फैक्टर होंगे? 1 फैक्टर होगा। कितने फैक्टर होंगे? 1 फैक्टर होगा। लेकिन यहां क्या मिल रहा है कि हम जान रहे हैं कि जो 2 है वो डिवाइड्स कर रहा है p को एंड q को। 2 डिवाइड्स p एंड q, 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, जो कि हमारे मानने के तो खिलाफ हो गया। which means this कि our assumption is wrong, which means this कि जो हमने assume किया था our assumption will wrong। यानी कि हमने स्टार्ट में क्या माना था कि P एंड Q इज द को प्राइम। स्टार्टिंग में क्या माना था कि P एंड Q इज द को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब सिर्फ फैक्टर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखा कि जो 2 डिवाइड्स P एंड Q है which contradict our assumption, which oppose our assumption, which make our assumption wrong।
which make our assumption wrong. It means like this कि P by Q वो को प्राइम नहीं होंगे. It means like this कि जो हमने माना है कि अंडर रूट टू रेशनल होगा, जो हमने माना है कि अंडर रूट टू रेशनल होगा, यही रॉन्ग हुआ. मतलब क्या कि अंडर रूट टू है क्या, इररेशनल नंबर है. अंडर रूट है क्या, इररेशनल नंबर है. इसकी प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है इसके सेंटेंस को, ठीक है ना. मैं प्रॉपर नोट्स आपको दे दूंगा, उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा. इतनी बात समझ आई, ठीक है ना. क्या था इसके अंदर, सबसे पहले हमें मान लेना था कि अंडर रूट टू क्या है, हमारा रेशनल नंबर है. हमने सबसे पहले वही मान लेना था कि अंडर रूट टू हमारा क्या है, अंडर रूट टू क्या हमारा है, रेशनल नंबर है. पी बाई क्यू के फॉर्म में व्हेन पी एंड क्यू और को प्राइम नंबर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. और हमने यहाँ से कंडीशन निकाल के देखा कि फैक्टर्स हैं. हमने देखा कि टू पी को, जो टू है वो पी को डिवाइड कर रहा है. फिर हमें समझ आया कि जो टू है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो ये जो तरीका है वो रॉन्ग हो जाएगा. मतलब ये रिलेशन हमारे क्या है, टोटली इररेशनैलिटीज को फॉलो करते हैं. आई बात समझ में, आई थिंक समझ आ गई होगी, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. So that 7 minus root 2 is an irrational number given that under root 2 is a rational number. यानी कह रहा है भैया ये कर दो कि जो ये नंबर है ना अंडर रूट 7 बाई मतलब 7 माइनस रूट 2 जो है ना, ये क्या हमारा इरेशनल है. और दे क्या दिया है, अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर. इसको प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है कि जब ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये रेशनल नंबर है, जब ऑलरेडी दे रखा है कि ये रेशनल नंबर है, तो अगेन फिर से वही मान लेंगे कि 7 माइनस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, दोनों साइड से क्या कर देंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे. दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर देना, बस ये कर दो. रूट टू को एक साइड कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड से. दोनों साइड से क्या कर दें, चलो ये भी कर लेते हैं. 7 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू. तो कोई स्क्वायरिंग की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे. क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है कि अंडर रूट 2 क्या है, इररेशनल है. क्या है ये, इररेशनल है. ये क्या है हमारा, इररेशनल है. अब ये इररेशनल है मतलब बात समझ आ गई कि ये भी हमारे इररेशनल होने चाहिए. ये इरेशनल है मतलब ये भी हमारे क्या होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए. जो कि क्या कह रहा है कि ये रेशनल नंबर है. ये तो हमारा रेशनल निकल के आ रहा है. क्यों निकल के आ रहा है भाई, क्योंकि P एंड Q हमारे क्या हो रहे हैं, ये हमने क्या माना है, इनको इंटीजर माना है. अब ये इंटीजर माना है तो 7Q करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, माइनस P करोगे तो भी इंटीजर आएगा, डिवाइड Q करोगे तो भी क्या वैल्यू आएगी उसकी, रेशनल की वैल्यूज आ जाएगी. ठीक है ना. तो कह देगा कि अंडर रूट 2 रेशनल आ रहा है लेकिन दिया ये रेशनल है. तो मतलब साफ साफ बात है कि जो हमने ये माना है वो क्या माना है, रॉन्ग माना है. अब रॉन्ग माना है तो मतलब ये क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा. कहानी वही है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है. क्या तरीका कह रहा है, तरीका ये समझने की बात कह रहा है कि 7 माइनस रूट 2 है, लिखा हुआ है 7 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू. मतलब क्या है कि हम मान लेंगे कि हमारा रेशनल नंबर है. अब रेशनल है तो हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके ये लिखा कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 7Q माइनस पी बाई क्यू. तो मतलब Q एक इंटीजर हुआ, रेशनल है तो P और Q इंटीजर है, Q इंटीजर हुआ, P इंटीजर हुआ, तो 7Q माइनस P भी इंटीजर होगा. और Q ऑलरेडी इंटीजर है, और इंटीजर इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इंटीजर ही आएगी ना, इंटीजर ही आएगी ना. और जब वो इंटीजर आ गई तो अंडर रूट 2 भी इंटीजर माना जाएगा. लेकिन कह रहा है भैया अंडर रूट 2 तो इरेशनल है. अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है. वो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते उसको. तो मतलब जो हमने माना वो क्या है, गलत मान लिया. तो सीधी सी बात है कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इरेशनल कहलाएगी. एक और बात यहां से देख सकते हो कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, 7 रेशनल है. तो रेशनल को इरेशनल से जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या देता है, इरेशनल देता है. ये आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऐसे लिखना नहीं होता, ऐसा प्रूफ करने के लिए एक चीज प्रोसेस को अपनाएंगे और प्रूफ कर लेंगे. ठीक है ना, क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इजी है, सीखा हमने, अभी करके दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है ना. सो दैट्स इट, इस टॉपिक के लिए इतना ही था. आई थिंक आपको वीडियोस पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो बस अच्छे से 2-3 काम कर दो. सबसे पहला काम तो शेयर कर दो, जो भी आपके दोस्तों को शेयर करो तो उनको पढ़ने दो. दूसरा काम, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी. एंड कुछ भी फीडबैक हो, कोई भी फीडबैक हो, थोड़ी सी भी चीज फीडबैक हो, दिस इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी. बिकॉज ऑनलाइन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी मुझे, और कैसे मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है और अच्छे से मैं सीख पाऊंगा. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. योर फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो प्लीज फीडबैक दीजिएगा, कमेंट जरूर देना. ठीक है ना, लाइक कर दो, पसंद आया थोड़ी सी मेहनत से लाइक कर दो यार. ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. ठीक है ना. सो यार वीडियो कहीं पे भी देख रहे हो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना. अगर पेड सब्सक्रिप्शन पे देख रहे हो, अगर वहां पे देख रहे हो
पेड बैच में देख रहे हो तो वहां पे भी आपको पता है क्या करना है, ठीक है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सेम ऐसे ही एक और लेक्चर की सीरीज स्टार्ट हुई है तो पूरे लेक्चर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लाइव भी मैं आऊंगा, एक लाइव यूट्यूब पे भी आऊंगा मैं, ताकि वहां पे भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। बाकी पेड बैच के लिए लाइव ऑलरेडी चलता रहेगा, ठीक है ना, हर अल्टरनेटिव्स पे लाइव हम मिलके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्रैक्टिस करिए। अभी बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत आसानी से, बहुत आराम आराम से चलना है, ठीक है ना। आराम आराम से करेंगे, एकदम आराम से स्मूथली ले जाएंगे। एक बार आपका हाथ पकड़ लिया, बात मानिएगा, आपका हाथ पकड़ा है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स करा कर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।